ना, he was very clear that why he chose South Asian University, right? So this is very important that you know. ठीक है, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का एक अलग पैटर्न होता है, हर यूनिवर्सिटी की एक अलग एक्सपेक्टेशंस होती हैं आपसे, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डिसाइड एंड यू सेट अ गोल. दैट डज नॉट मीन कि आप बाकी यूनिवर्सिटीज के फॉर्म्स मत भरो, उसके एग्जाम्स उतने सिंसियरली मत दो. गिव इट, गिव एवरीथिंग, गिव इट योर बेस्ट, डू इट, बट select it first. So I wanted to continue in BHU or JNU. Okay, so I decided that. Now when it came to start my preparation, so the एक quote मैंने पढ़ा था बेंजामिन फ्रैंकलिन का, he was one of the founding fathers of America. तो उन्होंने कहा था, if you fail to plan, you are planning to fail. This is a very famous quote, और मुझे बहुत मोटिवेट करता था. तो मैं जहां भी बैठ के पढ़ती थी, मैंने इस कोड को बड़ा बड़ा लिख के चिपका लिया था कि इफ आई फेल टू प्लान एवरीथिंग आई वोंट बी एबल टू मेक इट. सो आई डिसाइडेड कि या तो मुझे जेएनयू क्लियर करना है या मुझे बीएचयू क्लियर करना है. आई वाज वेरी मच क्लियर. तो अब जब जेएनयू की बात आती है तो उसकी प्रिपरेशन के लिए ना, यू हैव टू गो थ्रू द नेट पेपर्स, नेट जेआरएफ पेपर्स. मैं ये नहीं कह रही हूँ आप उस पेपर को मास्टर करो, उसको देखो, बट एक काम करो, सिलेबस साइड में रख लो जो भी आपका बीए का था, एंड उस बीए के सिलेबस से जो मतलब एडजेसेंट क्वेश्चंस होते हैं ना, उन पेपर्स को अच्छे से देख लो. तो दैट इज नेट. सो वो बहुत एडवांस्ड, लेकिन फॉर जेएनयू यू हैव टू डू दैट, राइट. एंड देन फॉर बीएचयू की बात है तो बीएचयू के जो 10 साल के क्वेश्चन पेपर्स थे वो भी मैंने अपने पास रख लिए थे. दिल्ली यूनिवर्सिटी के भी क्वेश्चन पेपर्स रखे थे, ऑल्दो इट वाज नॉट माय फर्स्ट चॉइस, बट देन स्टिल आई हैड देम. एंड देन हैदराबाद यूनिवर्सिटी के भी पेपर्स थे मेरे पास. तो जब मैंने इनको देखा तो आई रियलाइज दैट ऑल ऑफ देम हैव अ डिफरेंट पैटर्न. जेएनयू इज मतलब उस समय ऑप्शन थे ही नहीं, एक ही साल हुआ था उसका एंट्रेंस एग्जाम, तो आई डिड नॉट हैव मच आइडिया, बट स्टिल नेट के पेपर मैंने रखे बिकॉज एवरीबडी एल्स वाज सजेस्टिंग दैट. बीएचयू का यू नो, हैदराबाद का डीयू का नो. नाउ क्वेश्चन पेपर इज द वेरी की जो आपको बिगिनिंग में उठानी है. ठीक है, जैसे कहा सृजन ने कि मेनी पीपल दे फियर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने में. तो जिस फर्स्ट स्टेज पे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना क्यों इंपॉर्टेंट है, इसका रीजन मैं बताना चाहती हूँ आपको. जैसे इफ यू कैन आंसर मी, आपने कभी स्कूल में अनसीन पैसेजेस सॉल्व किए हैं? अपठित गद्यांश, जस्ट टेल मी इन द टेक्स्ट बॉक्स इफ यू हैव एवर अनसीन पैसेजेस. यू माइट हैव सॉल्व देम. Nobody is replying. So unseen passages आप solve करते हो तो what you do? You look at the questions first. Yes, of course. So क्या होता है? देखो unseen passages, they give you a passage and फिर उसमें questions पूछते हैं, right? तो जब आपका time कम होता है and you have to answer those questions, so what you do? You read the questions first or you read the passage first? Obviously you will go for the questions first. अगर आप एक smart thinker हो तो इनिशियल स्टेज पे यू हैव टू नो क्या आपसे पूछ रहे हैं, व्हाट आर दे आस्किंग, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दे आर आस्किंग. एंड ये भी आपको इससे पता चलता है कि आपको कौन सा डिसिप्लिन है. जैसे आपने इतने डिसिप्लिन देखे, आईआर देखा, थ्योरी देखी, थॉट्स देखे, एवरीथिंग. सो यू नो इन विच डिसिप्लिन यू आर गुड एंड इन विच डिसिप्लिन यू आर वीक, राइट. तो यू हैव टू डिस्टिंग्विश करना है, आपको ये पहचानना पड़ेगा कि इन विच particular discipline you have to work even harder. तो इसीलिए the first stage मैंने सारी यूनिवर्सिटीज के या बीएचयू और जेएनयू के जो पेपर्स थे मैंने किए, उसमें मैंने देखा था where I progress और कहाँ मैं वीक हूँ. तो जब मैंने ये देख लिया तो फिर आई रियलाइज कि कुछ ऐसे डिसिप्लिन थे जो उसमें मैं बहुत कमजोर हूँ. जैसे कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट था, क्योंकि हमारे टाइम पे लॉकडाउन हो गया था, ना क्लासेस में ऐसी पढ़ाई हुई थी ना कहीं पे हुई थी. इट वाज ऑल दैट वी हैव टू स्टडी ऑन आवर ओन. तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट था, इंटरनेशनल रिलेशंस में था, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में थोड़ी थी, एंड अगेन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था. तो दिस वाज इट. तो व्हाट आई डिसाइडेड कि मैंने उन डिसिप्लिन्स को पहले प्रिपेयर करना शुरू किया जिसमें मैं वीक थी, ना कि उनको जो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग थे. तो ये इसकी साइकोलॉजी इतनी है कि व्हेन यू प्रिपेयर विद द वीकेस्ट थिंग यू डोंट हैव टू वरी फॉर द टाइम. आप उसको आराम से इक्वल टाइम देके यू कैन प्रिपेयर इट. एंड देन द स्ट्रॉन्ग जो पार्ट है वो तो है. तो आप जब भी डेली पढ़ो, 3 घंटे पढ़ो, 4 घंटे पढ़ो, 5 घंटे पढ़ो, तो कीप दैट प्रपोर्शन कि जब आप स्टार्ट करो तो यू चूज अ डिफिकल्ट टॉपिक दैट यू हैव. Am I
audible? Ayushi, am I audible to you? Yes, you are audible to. Okay, I'll be happy if you all participate in this conversation. Okay, so where I was, yes. So you prepare with the weak section, right? तो जैसे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट था, तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट आई वुड, जैसे कि सृजन ने कहा दैट इग्नू के नोट्स बेस्ट होते, यू बिगिन विद प्लेटो, एरिस्टोटल, फिर उसके बाद ग्रीन है, मिल है, रूजो है और मार्क्स है. एंड आई स्ट्रिक्टली सजेस्ट यू कि आप हॉब्स और लॉक इग्नू के नोट से मत पढ़िएगा. आई प्रिफर यू कि आप कोई यूट्यूब वीडियो देख लो, हॉब्स या लॉक पे स्टडी IQ की आती है, या ओपी गॉबा की पॉलिटिकल थ्योरी है, उसमें हॉब्स और लॉक बहुत अच्छे से एक्सप्लेन है. ठीक है, सो दिस इज व्हाट आई डिड फॉर द वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, इग्नू के नोट्स एंड देन दी हॉब्स एंड लॉक. इंडियन पॉलिटिकल थॉट के लिए मैंने ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा था, मैंने सिर्फ उसके क्वेश्चन सॉल्व किए थे. और एक JNU की बुक आती है, R गुप्ता की बुक, उसमें जो इंडियन थॉट्स थे वो बहुत अच्छे से दिए गए थे. So I read those section. I solved all the questions from the Indian political thought from that book, and it was sufficient. It was sufficient, right? तो ये हो गया इंडियन पॉलिटिकल थॉट के लिए. देन वी हैड इंटरनेशनल रिलेशंस. तो इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए मैंने एंड्रयू हेवुड पढ़ी थी, एंड एंड्रयू हेवुड के स्टार्टिंग के जितने भी चैप्टर्स थे इग्नू नोट्स ज्ञान कोश पे अवेलेबल हैं. I'll send you the link afterwards on the chat if you are on the WhatsApp group. Okay, so international relations, yes, I had read Andrew Haywood. मुझे स्पेशलाइजेशन नहीं करना था यार, मैं had to read the initials. तो मैंने सिर्फ और सिर्फ एंड्रयू हेवुड के चैप्टर्स पढ़े थे. उसमें बॉक्स में थिंकर्स के, फिलोसोफर्स के डिस्क्रिप्शन दिए, हमने क्या थ्योरी दी, कौन सी बुक लिखी, एवरीथिंग. उस चैप्टर्स को एंड्रयू हेवुड के सिलेक्टेड चैप्टर्स, इनफैक्ट स्टार्टिंग के ही कुछ चैप्टर्स मैंने पढ़े, दैट वाज सफिशिएंट फॉर द IR, अगर आप पॉलिटिकल साइंस के लिए दे रहे हो. बाकी तो जो सृजन ने कहा, यू हैव टू फॉलो इट ब्लाइंडली. फिर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के लिए प्रतियोगिता दर्पण की कंपेंडियम आती है पॉलिटिकल साइंस की. तो प्रतियोगिता दर्पण की वो जो कंपेंडियम पॉलिटिकल साइंस की है, उसमें एक चैप्टर है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स करके. सो उस चैप्टर को बिफोर द एनीथिंग मैंने उस चैप्टर को थरली पढ़ लिया था, निमेश भैया ने मुझे सजेस्ट किया था, एंड इट वाज वेरी हेल्पफुल थ्रू आउट. वो प्रतियोगिता दर्पण की कंपेंडियम अगर आपके पास हो, इट विल बी वेरी हेल्पफुल. और वो सिर्फ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के लिए नहीं, वो बाकी और डिसिप्लिन के लिए भी काम करेगी. डेफिनेशन ऑफ स्टेट हो गया, ये सब हो गया, एवरीथिंग, इट विल हेल्प यू थरली. इंडियन नेशनल मूवमेंट और इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम. सो ये जो थे, एक्चुअली हमारा टाइम था लॉकडाउन का, वी हैड 5 months ऑफ टाइम. व्हाट आई डिड, आई एक्चुअली रेड बिपिन चंद्रा. तो मैंने बिपिन चंद्रा पढ़ ली थी, नॉट द वो मोटी वाली एक आती है और एक पतली वाली आती है, NBT की पतली वाली, तो वो मैंने पढ़ ली थी, लेकिन आप उसको मत पढ़िएगा. तो क्योंकि वी डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम, उस समय था टाइम, तो आई टुक इंटरेस्ट इन दैट एंड आई रेड इट, फिर मैंने मार्क कर लिया. अदरवाइज लूसेंट की जो जनरल नॉलेज की बुक आती है, उसमें सफिशिएंट दिया गया है रिगार्डिंग द नेशनल मूवमेंट थिंग, सफिशिएंट दिया गया है नेशनल मूवमेंट थिंग. एंड व्हेन वी कम टू द कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए मैंने कुछ नहीं किया, आई कलेक्टेड द क्वेश्चंस रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन और अपने सामने लक्ष्मीकांत रख ली. तो कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस मैंने एवरी डे पर डे सॉल्व किए. 1-1.5 महीना मैंने कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन सॉल्व किए. BHU के पेपर में बहुत सारे, बहुत वेराइटी के पेपर्स मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के मिल जाएंगे, नेट के पेपर में भी मिल जाएंगे. सो मैंने लक्ष्मीकांत को बस अपने सामने रख दिया व्हाइल आई वाज सॉल्विंग द क्वेश्चंस. जहां मैं फंस रही थी मैं उसको खोल रही थी. और लक्ष्मीकांत की बुक के मतलब जो लक्ष्मीकांत का चैप्टर्स होता है, उसके लास्ट में रेफरेंसेस दिए गए होते हैं. तो उस रेफरेंसेस में ना कुछ मेजर स्कॉलर्स और मेजर बुक्स के नाम होते हैं जो बहुत पूछे जाते हैं. मैंने लास्ट ईयर मतलब अभी जब JNU का एग्जाम दिया, तो आई सॉ दैट नेट के पेपर में भी था, DUK में भी था. तो वो रेफरेंसेस को अगर आप देख लें रिगार्डिंग द बुक्स, तो वो आपके इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में बहुत हेल्प करेगा.
राइट, तो लुक फॉर द रेफरेंसेस मोर। मैं पूरा पूरा चैप्टर पढ़ने की बात नहीं कर रही, लास्ट के रेफरेंसेस देख लो ना, हो जाएगा। जैसे कि फेडरलिज्म के बारे में किस किसने कहा, मोरिस जोन्स ने क्या कहा, इसने क्या कहा, सो जस्ट रीड दैट पर्टिकुलर पार्ट, यू विल गेट एवरीथिंग, ठीक है। सो दिस इज आई डिड फॉर द नेशनल मूवमेंट एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर आई पॉलिटिकल सोशियोलॉजी। तो पॉलिटिकल सोशियोलॉजी जो था वो मैंने बीए थर्ड ईयर में बहुत थरली फॉलो किया था, तो आई वाज प्रीटी गुड विद इट। बट मैं सजेस्ट करूंगी जो प्रतियोगिता दर्पण की कंपेंडियम है, उस कंपेंडियम में यू विल गेट अ चैप्टर नोन एज डेवलपमेंट, ठीक है। डेवलपमेंट करके, डेवलपमेंट थ्योरीज करके एक चैप्टर है। तो अगर आप उस चैप्टर को पढ़ लोगे ना, यू विल कवर अ ग्रेट लॉट ऑफ क्वेश्चंस रिगार्डिंग पॉलिटिकल सोशियोलॉजी। तो वो जो था वो मैंने, वो कुछ ज्यादा पेजेस नहीं है, देयर आर 6 to 7 पेजेस, इट वोंट टेक यू मोर देन 1 or 2 hours टू स्टडी दैट पेपर। एंड सो उस पार्ट को आप पढ़ लीजिए, दैट विल बी कंफर्टेबल। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट पॉलिटिकल सोशियोलॉजी के लिए कुछ है तो वो अगेन द ओपी गॉबा बुक विच इज देयर। तो ओपी गॉबा बुक जो थी उसको आप देख लीजिए। ओपी गॉबा बुक आई मीन लाइक पॉलिटिकल थ्योरी जो है, जैसे सृजन ने बताया आरसी अग्रवाल, बट आई प्रिफर्ड ओपी गॉबा, वो भी सिमिलर है। अगर आपके पास वो है तो आप वो भी पढ़ सकते हैं, आरसी अग्रवाल है तो वो भी पढ़ सकते हैं। बट पॉलिटिकल सोशियोलॉजी का काफी पार्ट, डेविड ईस्टन की सिस्टम थ्योरी हो गई, या एलीट थ्योरी हो गई, या पावर रिलेशंस, एवरीथिंग आप उसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में बहुत आसानी से मिल जाएगा। ओपी गॉबा बुक तो लाइक अनिमेश भैया ने मुझे 15 दिन पहले एग्जाम की सजेस्ट की थी, और लिटरली मैंने उस बुक को 5 दिन में पूरा लाइक कवर कर लिया था, पढ़ लिया था, अच्छे से देख लिया था, उसी को रिपीट कर लिया था। तो दैट हेल्प्ड मी अ लॉट एट द लास्ट मोमेंट। ओपी गॉबा इज वेरी सिंपल फॉर मी। लास्ट एंड नॉट द लीस्ट वी हैव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मैंने, इसके पहले भी कई लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया और बोला कि दी हमारे यहाँ तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था ही नहीं हमारी यूनिवर्सिटी में, वी हैव नेवर स्टडीड द सब्जेक्ट। बट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो बहुत सिग्निफिकेंट पोर्शन कवर करते हैं हर एंट्रेंस एग्जाम में। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के मतलब ऐसे भी लोग मैंने देखे जिनको आइडिया ही नहीं है कि सब्जेक्ट क्या है, उसके बारे में क्या है। तो आई सजेस्ट यू कि आप बीएचयू के जो बीए का जो सिलेबस है उसके थर्ड ईयर में जो 5th और 6th सेमेस्टर है उसका सिलेबस देख लो। उसमें एक पेपर है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, और उसमें जितना सिलेबस है ना बस उतना ही पूछा जाएगा किसी भी उसमें। एंड इट्स नॉट अ ह्यूज थिंग, आपको एकदम इन डेप्थ इन वो नहीं पढ़ना है। आपको सिर्फ बेसिक नाम्स, बेसिक थ्योरी के नाम किसने दिए, उनकी बुक्स का नाम क्या था और किस ईयर में पब्लिश हुई, बस बेसिक नॉलेज आपसे पूछेंगे। विटलेइज्म है उसकी डेफिनेशन पूछेंगे, कहाँ शुरू हुआ, हु इंट्रोड्यूसेस ये, एआरसी रिपोर्ट में कौन कमिटी मेंबर्स था, क्या डिसीजन हुआ, वेरी शॉर्ट वेरी स्मॉल। तो ये अगर आप ये नहीं भी कर पाओ तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप कम्युन गुरुकुल के साथ रहोगे, दिल कवर इट थरली, दिल कवर इट थरली। सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाज अगेन अ वीक पार्ट ऑफ माइंड, तो मैंने कम्युन गुरुकुल के थ्रू ही उसको कवर अप किया था। एंड उसके लिए भी अगर आप फिर भी कुछ पढ़ना चाहते हो, थ्योरीज अगर उसकी पढ़ना चाहते हो, तो यू कैन प्रेफर अगेन द इग्नू नोट्स। वो 3-4 पेजेस के नोट्स होते हैं, वेरी शॉर्ट वेरी ब्रीफ इन वेरी सिंपल लैंग्वेज, आप उसको आराम से पढ़ सकते हो एंड दैट विल हेल्प यू ग्रेट लॉट इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये थी, तो जो मैंने जो भी पढ़ा, जैसे भी पढ़ा, ये दिखता बहुत ह्यूज है या बहुत ज्यादा है, लेकिन मैंने लिटरली ये सारी चीजें ना नॉट मोर देन अ वीक में सब मैंने कवर कर ली थी। मतलब हर एक डिसिप्लिन की एक एक चीज मैंने एक एक वीक में ऐसे कवर कर ली थी। अब दिस वाज सक्सेसफुल ओनली बिकॉज मुझे पता था कि किस टाइप के क्वेश्चंस आने हैं। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें, या कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसमें आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए होती है, जैसे कि मार्क्सिज्म हो गया, यू हैव टू रीड इट थरली मार्क्सिज्म, क्योंकि वो कुछ भी पूछ सकते हैं उसमें से। एलिनेशन थ्योरी हो चाहे सरप्लस वैल्यू हो, तो इन डेप्थ कंसेप्शंस वो ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं यू हैव टू से, राइट। लेकिन अब जैसे एक हो गया एंड ऑफ आइडियोलॉजी डिबेट, तो ये एंड ऑफ आइडियोलॉजी डिबेट अभी जब हम मास्टर्स में पढ़ रहे हैं, इट्स वेरी वास्ट वेरी ह्यूज एंड देयर सो मेनी वे, बट आपके बीए के लेवल में यू हैव टू नो दैट इट वाज डेनियल बेल जिसने एंड ऑफ आइडियोलॉजी डिबेट किया 1960 में, दैट इज इट। तो ये आप जान लो कि आपको हर टॉपिक में स्पेशलाइजेशन नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू कीप द वेरी बेसिक इंफॉर्मेशन। लेकिन जो बीए में आप पढ़ चुके हो वो क्लैरिटी होनी चाहिए, और बहुत शॉर्ट में, बहुत ही सिंपल भाषा में, इट वोंट टेक यू मच टाइम एंड यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम।
सो ये तो प्लानिंग का हो गया। अब एग्जीक्यूशन की बात करूं, क्योंकि इट इज इजी टू प्लान, इट इज इजी टू डू। अब एग्जीक्यूशन पढ़ना, जैसे कि आपको कंसिस्टेंटली पढ़ना है, एवरी डे उसको टाइम देना है। तो मेरे लिए क्या था ना कि मैं कैसे अपने आप को कन्विंस करती थी रोज पढ़ने के लिए। आई एम नॉट अ पर्सन जिसको रोज रोज पढ़ने का शौक है, मुझे घूमने फिरने, आई हैव ऑल काइंड ऑफ थिंग। तो मैंने बस इतना डिसाइड किया कि इट्स नॉट जस्ट एक दिन या एक उस 2-3 घंटे की बात नहीं है जब मैं पेपर दूंगी और मैं निकल, इट्स नॉट अबाउट दैट। इट्स अबाउट दैट हाउ मच प्रोडक्टिविटी, हाउ मच स्टडी आई डू ऑन एवरीडे बेसिस। अगर रोज में 1 घंटा 2 घंटा पढ़ रही हूँ, आई एम एडिंग पॉइंट्स टू माई फाइनल रिजल्ट। ये मेरा मानना था, और इसी तरीके से आई हैव ऑलवेज कन्विंस्ड माई सेल्फ कि अभी पढ़ लूंगी तो this is absolutely going to bring success to me, right? This will work for me. So this was the thing I did. And आप अपनी स्टडीज को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करो। आप चार्ट्स बनाओ, है ना, उसको जहां भी बैठ के पढ़ते हो वहां पे ऐसे चिपका लो, ऐसे कर लो, कंटिन्यूस रिवीजन करो। अगर आप बोर होते हो अकेले पढ़ने में, तो आप किसी को ढूंढो जो आपके साथ पढ़ सकता है, या क्लासेस ज्वाइन करो, डिस्कस विद देम, कॉल करो। मैं और आनंद, हम लिटरली जिस भी टॉपिक जो हम नहीं पढ़ पाते थे, वो एक दूसरे को कॉल करके बातें करते थे, पूछते थे। इस तरीके से हमने प्रिपरेशन की है फॉर एवरीवेयर। सो वी मेड इट होलसम इंटरेस्टिंग पार्ट। उनके कनेक्शन में रहे जो हमारे साथ उस कंपटीशन में है, तो उससे क्या ना आपको एक इंकरेजमेंट मिलेगा। ठीक है, आज पूछो, क्वेश्चंस डिस्कस करो। सो दैट इज इट। Ma'am, I'm not starting yet, ma'am. Yes, you can cover it. It's not going to take you much long time. मैंने 1 महीना, 1 या 1.5 महीने से ज्यादा नहीं पढ़ा। उसके पहले मुझे बस लॉकडाउन में बुक्स मिल गई थी, मैं वो सब छोड़ छाड़ के वही बुक्स पढ़ रही थी बड़े आराम से, जो भी इधर उधर की, कुछ लव स्टोरीज पढ़ रही थी, कुछ ये पढ़ रही थी, कुछ वो पढ़ रही थी। मैंने लिटरली 1-1.5 महीने से ज्यादा किसी भी एंट्रेंस प्रिपरेशन नहीं की है। आई वाज एंजॉयिंग माई सेल्फ इन लॉकडाउन। सो यू कैन डू दैट, ऑफ कोर्स यू कैन। यू हैव 3 months ऑफ टाइम। ठीक है, मैंने आपको बुक लिस्ट इसलिए बताई है ना कि आप उसमें एकदम एक्सपर्टीज करो या मास्टर करो, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए वो कहाँ है। और मैंने आपको जो भी बताया ना, व्हेन यू ओपन इट, यू विल फाइंड इट वेरी स्मॉल इन ब्रीफ। ठीक है, जैसे कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है, तो वो तो आपको पढ़ना पड़ेगा फॉर श्योर। ठीक है, अगर आपने पहले पढ़ा है तो इट्स गुड, इफ नहीं पढ़ा है तो इट्स सो गुड। लेकिन आप वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के लिए यूट्यूब वीडियोस भी देख सकते हो। मैंने स्टडी आईक्यू के यूट्यूब वीडियोस लॉब्स हॉक के लिए देखे थे, रूजो के लिए देखे थे, 44 मिनट्स के थे, उत्तर में मेरा सब कवर हो गया। आई कुड सॉल्व एनी क्वेश्चन फ्रॉम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, आई कवर्ड एवरीथिंग, राइट। और नेट के पेपर्स की बात करती हूँ, तो नेट के पेपर्स देखो आपको बहुत टफ लगेंगे, उससे बिगिनिंग मत करना, लेकिन हैव अ लुक टू दैट, एक टर्निंग लुक दो। आप जब कम्यून गुरुकुल के उसमें आएंगे तो वी हैव सेग्रीगेटेड हर डिसिप्लिन के अलग अलग पेपर्स, तो उसको सेग्रीगेट करके हम आपको देंगे। वी आर देयर टू मेक थिंग्स इजी फॉर यू। ठीक है, सो दिस इंटायर कम्यून गुरुकुल जो भी हम मॉड्यूल अपना चलाएंगे, दिस विल ऑफ कोर्स मेक everything easy for you. If you have not started, it's okay, take your time, first see the questions और ये करो, and okay, so लास्ट में यही बोलना चाहूंगी that revision is the major key, because आप एक ऑप्शनल एग्जाम दे रहे हो, यहाँ पे नॉलेज तो मैटर करती है, उससे ज्यादा वो मैटर करता है कि आपको कितना याद रहता है। ठीक है, तो मैं जब भी पढ़ने बैठती थी, मैं हमेशा स्टार्ट करती थी 15 से 20 मिनट के रिवीजन से, जो मैंने पिछली डे एक दिन पहले किया, जो भी मैंने पढ़ा। ठीक है, 15 to 20 मिनट्स ऑफ रिवीजन आई यूज्ड टू डू। तो क्या था ना, मैं एक फ्लो में वापस आ जाती थी और आगे पढ़ती थी, रियलाइज करती थी कि इतना पढ़ा है, इतना तैयार करना है, और रिवीजन भी मेरा हो रहा है। सोने के पहले आपने जो भी लिखा है या जो भी सॉल्व किया है, उसको पलट के देख लो, दैट विल बी सफिशिएंट फॉर योर रिवीजन। ठीक है, एंड क्वेश्चंस, यस, आपको पर डे 100-150 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। विदाउट सॉल्विंग द क्वेश्चंस यू कांट डील विद इट। फील फ्री, फील शेयर, व्हाट्सएप ग्रुप्स बना लो, एक दूसरे से पूछो, सब कर लो। तो अब एक दूसरे से पूछोगे ना, थिंग्स विल बिकम वेरी इजी, वेरी सिंपल फॉर यू। बहुत ज्यादा इंटरनेट सर्फिंग और ये सब, इट्स ओके। मैं तो मोबाइल को एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन मानती हूँ, मुझसे तो नहीं पढ़ा जाता इंटरनेट को सामने रख के। तो मैं क्या करती हूँ, जो भी नहीं समझ में आता तो एक पेपर में लिख लेती, बाद में जब भी फ्री होती थी तब इंटरनेट पे उसको सर्च कर लेती थी। बट यू शुड नो,
what keeps you in focus and what distracts you, right? So that is all I would like to say. I wish you all the best. मेरा नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कवर अप कर सकते हो, और keep it very brief and keep it very consistent and keep revising it. Make your study a fun, enjoy your subject and be happy overall. Thank you. Thank you so much, Vasudha, for such a good, valuable advice to the students who are preparing for the entrance examination. We are very fortunate to have you this evening in the webinar. As Vasudha told, that the revision, shortlisting your content, segregating your material, and enjoying the whole process is very important. So I hope you students will follow these valuable advice by our toppers. They are also to be respected for the reason that they are a batch who has faced this pandemic, who has faced uncertainties. Particularly, no one was convinced, no one knew when their entrance was to be held. But despite all these odds, they succeed and they top their university examination. So it's very important that we give a very respect to these toppers. Next, I think Satyajit from JNU has lost connections. So now I request Nasir Ahmed, who was an ex-student of Banaras Hindu University, and he is now in Jawaharlal Nehru University. He qualified for both political science and for international relations in area studies of JNU. So he will tell you of how to qualify the Jawaharlal Nehru University entrance. Nasir, please. I request our host to kindly unmute Nasir. Hello. Am I audible? Yes, Nasir, you are. First of all, thank you, Animesh भैया. ये मैंने जो प्रिपरेशन शुरू की, मैं सबसे पहले मेरा क्या है ना कि काफ़ी अनऑर्डर था. मतलब अनऑर्डर वे में मैंने शुरू किया, क्योंकि PHU के इंट्रांस से एक हफ्ते पहले मैंने अनिमेश भैया को कॉल करा और भैया को बताया कि भैया मुझे BHU के इंट्रांस देने हैं और मैंने प्रिपरेशन एकदम नहीं करी है, क्योंकि मास्टर्स मुझे नहीं करने थे. पहले मैं बैकग्राउंड इसीलिए बता रहा हूँ बिकॉज मेनी ऑफ द पीपल ऑफ कुछ लोग इसमें इंटर रिलेट कर पाएंगे. तो आप लोग थोड़ा बस इसको सुन लीजिए पेशेंस से, देन आई विल टेल अबाउट माय स्ट्रैटेजी एंड ऑल दिस थिंग्स. सो भैया ने मुझे मॉड्यूल्स प्रोवाइड किए, कुछ PDF प्रोवाइड किए, उससे मैंने प्रिपेयर किया. BHU भी हो गया. वैसे मैंने BHU में भी एडमिशन ले रखा है, अभी मैं यहाँ से टर्मिनेट नहीं कराया मैंने. तो BHU हो गया. उससे पहले मैं JNU जाने के मूड में एकदम नहीं था. लाइक आई वॉज नॉट प्रिपेयरिंग फॉर दैट. आई वॉज जस्ट एकदम मूड नहीं था कि मुझे मास्टर्स करना है. देन दिस कोरोना एंड ऑल दिस थिंग्स डिस्टर्ब मी व्हाट आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर. तब जाकर मैंने रिलैक्स होकर सोचा कि सबसे पहले प्रायोरिटी चेंज करने हैं, करना क्या है. देन आई डिसाइडेड दैट नो, आई हैव टू क्लियर फर्स्ट ऑफ ऑल JNU एग्जामिनेशन. और मतलब कि जब मैंने ये डिसाइड किया वो लगभग एग्ज़ाम से ठीक लगभग अराउंड 1 महीने पहले का, मतलब 1 महीने की टाइम थी मेरे पास. तो सबसे पहले मैंने क्या करा, ये थोड़ा सा टेक्निकल होगा बिकॉज मैंने कोई भी कन्वेंशनल वे नहीं अपनाया. मैंने बुक्स पढ़े थे जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, बट मैं थोड़ा सा, क्योंकि मेरे पास टाइम कम थे, सो मैंने थोड़ा सा टेक्निकल वे में प्रिपेयर करा अपने आप को, जिससे कि मुझे हेल्प मिलता गया. तो सबसे पहले मैंने क्या करा कि क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करे. JNU का जो क्वेश्चन पेपर है वो सिर्फ एक ही साल उस समय हुआ था. उस समय क्या हुआ कि मेरे पास सिर्फ 50 क्वेश्चंस थे अपने आप को इम्बाइब करने को कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. काफ़ी अनसर्टिनिटी थी कि 50 क्वेश्चंस अगर इस बार आ रहे हैं या कुछ ही टॉपिक्स से कवर हो रहे हैं, तो अगली बार किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. और ऐसा हुआ भी. जब इस साल पेपर हुए तो पॉलिटिकल साइंस या IR में या एरिया स्टडीज़ में या इंटरनेशनल रिलेशंस स्पेशलाइजेशन में, तीनों में क्वेश्चंस 100 कर दिए गए थे. और उनका जो वे था पूछने का, वो पिछले जो साल के जो क्वेश्चन थे उससे काफ़ी डिफरेंट थे.
उस मतलब उस समय क्या हुआ कि जब आप क्वेश्चन देखते हो, जब एग्जाम में होते हो, जब क्वेश्चन देखते हो, तो आपको ये मालूम होता है कि आपने मेहनत सिर्फ 1 महीने नहीं करी है, आपने बैक में कुछ तो पढ़ा होगा। बस आपको थोड़ा वहाँ पे आ, एक फ्लो में आना होता है, थिंक करने होते हैं, आप वहाँ प्रैक्टिस करते हैं। तो सबसे पहले मैंने प्रिपरेशन जो शुरू की, सबसे पहले मैंने क्वेश्चन देखा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके माइंड में ये होना चाहिए कि पहले हमें क्वेश्चन देखना है, क्योंकि अब मैं एग्जांपल लेता हूँ। जैसे कि मैंने ग्लोबल आईआर के लिए मैंने बेलिस एंड स्मिथ पढ़ा था। सिर्फ एक बुक मैंने कवर करा था, दैट्स बेलिस एंड स्मिथ। इट्स एन अमेजिंग बुक। और अगर आपको इससे थोड़े से आसान तरीके से करने हैं, देन आई थिंक एंड्रयू हेवुड की जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है, दैट्स रियली अमेजिंग। सो आप उसको भी देख सकते हैं। तो मैंने उससे पहले जो पढ़ा था वो एक सब्जेक्टिव वे में पढ़ा था, तो उसका अप्रोच डिफरेंट होता है। बट जब आप क्वेश्चन को देखते हो, तो क्वेश्चन को देखने के बाद आपके पास ये आ जाता है कि नहीं, अगर मैं इस पैरा को पढ़ रहा हूँ तो यहाँ से मुझे ये क्वेश्चंस जेन्यू के लिए मिल जाएंगे। या आप जिस यूनिवर्सिटी के एंट्रांस के लिए भी दे रहे हो, वहाँ से आपको ये पता चल जाएगा कि अगर मैं ये सेक्शन कर रहा हूँ तो यहाँ से ये वेटेज आ रहा है। तो मैंने सबसे पहले जो क्वेश्चंस मेरे पास थे, मैंने उसको सेक्शन वाइज डिवाइड कर लिया कि यहाँ से इतने क्वेश्चंस आ रहे हैं, यहाँ से इतने क्वेश्चंस आ रहे हैं। लाइक पॉलिटिकल साइंस में किस पार्ट से कितने क्वेश्चंस आए थे, मैंने वो सबसे पहले डिसाइड कर लिया था, ताकि मुझे प्रेफरेंस सेट करने में कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद मैंने क्या करा कि क्वेश्चंस को काफ़ी डिफरेंट वे में देखना शुरू की। जैसे कि अगर 50 क्वेश्चंस ही थे मेरे पास, तो मेरे पास ज़्यादा सेंस नहीं था कि अगर ये इस तरह के क्वेश्चंस अगली बार नहीं आए तो प्रॉब्लम हो सकता है। देन मैंने यूजीसी नेट के क्वेश्चंस सबसे पहले डाउनलोड किया। नेट पे ये आराम से आपको इजीली अवेलेबल हैं डिफरेंट साइट्स पे। आप अगर यूजीसी नेट पेपर डालोगे फॉर पॉलिटिकल साइंस, सो 2004 से लेकर के जितने पेपर्स अभी तक हुए थे मैंने डाउनलोड कि एक पेपर में 50 क्वेश्चंस ही होते हैं। और तो आपके पास ऐसा नहीं है, अराउंड 1500 क्वेश्चंस आपके पास अवेलेबल हो जाए। और अगर आप चाहते हो कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस वहाँ से ना करें, तो फैक्चुअल कर सकते हैं। इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि ये चीज़, ये मतलब कि किस किस टॉपिक पे पूछ रहे हैं। लाइक अगर आप कोल्ड वॉर के बारे में पढ़ रहे हो, या आप वर्ल्ड वॉर के बारे में पढ़ रहे हो, या पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस में किस तरीके से ग्लोबल पॉलिटिक्स एक वे टर्न किया, इन सभी चीज़ के बारे में आपको वहाँ से जानकारी मिल जाएगी कि क्वेश्चन का सेंस कैसा रह रहा है। कि अगर आप इस बार के क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करते हैं, तो आप देखेंगे कि ज़्यादातर क्वेश्चंस इस तरह से पूछे गए जो यूजीसी नेट के पैटर्न पे थे। लाइक वो लोग रीजन एंड असर्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहे थे। लाइक इस तरह के क्वेश्चंस जहाँ तक मैंने देखा था कि वो यूजीसी नेट में ही थे। अगर आप या यूजीसी या एक साल के पेपर में आपको उतना आइडिया नहीं मिल पाएगा, और नहीं आपके पास प्रैक्टिस करने के लिए इनफ कंटेंट होंगे। तो आपको सबसे पहले, मेरा सबसे सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी इस बात को लेकर के है कि आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करें, और वहाँ जो 4 ऑप्शंस होते हैं वो आपका सर्कल का सेंटर होना चाहिए। और आप उसके बाद अपने स्फेयर को जितना ही लार्ज कर सकते हैं उस ऑप्शन के साथ भी आपको करना चाहिए। इफ़ दे आर आस्किंग अबाउट ग्लोबलाइजेशन, सो जस्ट रीड। आपको नेट मिले, बुक्स के बारे में बता दूंगा, बट जहाँ से भी हो जाए एटलीस्ट आपके पास बेसिक इन्फॉर्मेशन हो जानी चाहिए, व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन एंड इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है। एक बार आप नेट पे चेक करोगे, एक पेज खुलेगा, मुश्किल से मुश्किल 5 लाइन पढ़ने हैं। तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो मैंने 2004 से लेकर के 19 तक के क्वेश्चंस को डाउनलोड करा, और उसके क्वेश्चंस को बहुत मैंने थॉरोली प्रैक्टिस करे। एक एक क्वेश्चन को मैंने प्रैक्टिस किया। इससे मुझे काफ़ी हेल्प मिला, क्योंकि मुझे कई सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो मुझे वहाँ नहीं आ रहे थे पेपर के दौरान। बट मुझे मालूम था कि हम चूंकि प्रैक्टिस 1500 क्वेश्चंस को जब आप प्रैक्टिस करते हो, तो आपको मालूम हो जाता है कि क्वेश्चंस को प्रेडिक्ट भी कैसे करना है, आपके गलती करने के चांसेस कम होते हैं। तो पहली, और हम कहेंगे अटमोस्ट प्रायोरिटी आपकी ये होनी चाहिए कि आप सबसे पहले क्वेश्चंस देखो। अगर क्वेश्चंस नहीं देखोगे तो आपको यही पता नहीं चल पाएगा कि इस पैराग्राफ में मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या है। क्योंकि जब आप एक बुक देखते हो, तो बुक का हर सेगमेंट इम्पोर्टेंट होता है। तो वो एग्जाम के व्यू से आपके लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं, इसके लिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन पेपर देखने होंगे। तो क्वेश्चन पेपर देखने हैं और उसको प्रैक्टिस करने। अगर दिन में 50 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते हो, एक यूजीसी नेट का क्वेश्चन, तो वहाँ से आपको कम से कम 200 टॉपिक्स या 200 क्वेश्चन मिल जाते हैं। 4 थिंकर आ रहा है, मतलब कि वो थिंकर चारों इंपॉर्टेंट है। हो सकता है अगली बार एक थिंकर से पूछा है, वो उसके हेलो। अगली बार
Yeah. Nasir, sorry to interrupt. Yeah. Can you please increase the volume of your mic? भैया भैया 1 मिनट रुक जाइए। आवाज़ कम जा रही है क्या? आ रही है बस the volume is little low. अच्छा अच्छा ठीक थोड़ा है। increase if possible कर लीजिए. वेट, अभी वॉइस सही है? हेलो हेलो, वॉइस अभी सही है क्या? आप मैसेज कर दो अगर आपको आवाज़ सही से आ रही है तो। लाइट्स बेटर, ओके ओके। तो मैं बता रहा था कि सबसे पहले क्वेश्चन पेपर को देखना है, और क्वेश्चन पेपर के जो 4 ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं उसको भी कवर करने को ट्राई करना है। अगर आप, क्योंकि आपके पास 3 से 4 महीने हैं, तो आप अगर बैठोगे उस मोड में और साथ में बुक है आपके पास, तो क्वेश्चन के साथ इंटीग्रेटेड वे में अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको इजीली वो हैंडल होता जाएगा क्वेश्चन। जैसा कि पहले सृजन ने भी बताया, वसुधा ने भी बताया कि जब इनिशियल डेज में आपकी प्रिपरेशन होती है, आप क्वेश्चंस देखकर फियर करते हो क्योंकि आपको लगता है कि मैं इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं हूँ। तो आपको हेजिटेट नहीं होना है, सबसे पहले क्वेश्चंस देखिए और साथ में बुक रखिए, ऑब्वियस सी बात है बुक रखिए। एंड इफ यू आर रीडिंग अबाउट ग्लोबलाइजेशन तो ट्राई करिए कि आप, हाँ एक चीज़ और है, जो भी बुक आप पढ़ रहे हैं उस बुक का कंटेंट जो फर्स्ट पेज में लिखा होता है कि कौन कौन से चैप्टर्स है, वो आपके माइंड में एटलीस्ट होना चाहिए। इससे क्या होगा, जब ग्लोबलाइजेशन पढ़ोगे या कम से कम नेट का आप यूज़ कर सकते हो। तो अब हम आते हैं कि क्वेश्चन पेपर के बाद आपको क्या करना है। उसके बाद क्वेश्चन पेपर में 2 चीज़ सबसे पहले याद रखिए। जैसे जेएनयू के लिए, या सबसे पहले आप क्वेश्चन को डाउनलोड करें और यूजीसी के नेट को डाउनलोड कर लें। सेकेंड चीज़ जो ध्यान में रखना है आपको, वो है बुक। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा बुक्स कवर करने हैं, क्योंकि अगर आप बहुत सारे बुक कवर करने लगे तो इफ़ जस्ट 4 महीने हैं, आपको कई सारे टॉपिक्स क्लियर करने हैं, तो एक-एक बुक कोई भी आप सबसे पहले डिसाइड कर लो। प्रॉब्लम क्या होता है, जब हम प्रिपरेशन मोड में होते हैं, हमारे सराउंडिंग में कोई और बुक पढ़ रहा है, हो सकता है वो उसके क्वेश्चन सॉल्विंग जो कैपेसिटी है वो बहुत बेहतर है, तो आपको लगेगा कि वो उस बुक से पढ़ रहा है। बट ऐसा एक्चुअल में नहीं होता है, क्योंकि नेचुरली सारे बुक्स में बातें लगभग लिखी गई होती हैं, एक वे में या दूसरे वे में। तो मैं अभी अभी लगभग सारे टॉपिक्स पे जो जेएनयू में पूछे गए थे उस पे एक-एक बुक रिकमेंड करूँगा, और अगर आप नोट डाउन कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो सबसे पहला जो बुक है, अगर आप 1 मिनट रुक जाइए, वेट। या तो मेरा जहाँ तक प्रिपरेशन था वो काफ़ी अनयूजुअल था। दैट्स द रीज़न आई एम फोकसिंग मोर ऑन डिफरेंट थिंग्स। बुक्स सृजन नहीं बताए हैं, दैट्स कंप्लीटली फाइन। वसुधा नहीं बताए, वो भी एकदम सही था। बट वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के लिए मैंने जो परस्यू किया वो था ब्रायन आर नेल्सन की बुक। इसमें सारे टॉपिक्स क्लियर नहीं करने हैं आपको, आपको वहाँ से 8 से 10 थिंकर आपको बस वहाँ से देख लेना है। आप अगर वहाँ से इसको क्लियर कर पा रहे हैं देन इट्स कम्प्लीटली फाइन। वहाँ पे जो जो चीज़ आपको देखना है कि 8-10 जैसे कि रूसो हो गया, या आपको देखना है कि कौन कौन से थिंकर्स के बारे में वो पूछ रहे हैं, या कॉमन पूछा जाता है डिफरेंट। मैं किसी एक यूनिवर्सिटी के स्पेसिफिक नहीं बोल रहा, आप जहाँ भी प्रिपेयर कर रहे हो वहाँ पे बेसिक एटलीस्ट यही रहेगा। तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के लिए अ, एक बुक है। सेकेंड है इंडियन पॉलिटिकल थॉट, यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। और अगर नहीं भी आ रहे हैं तो आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग चाहिए, क्योंकि आपको ये बहुत जगह पे इंटीग्रेटेड वे में, जब आप आ, आ, अगर आप इंडियन फ्रीडम फाइटिंग वाले मतलब कि बैकग्राउंड को पढ़ेंगे तो वहाँ भी थोड़ा ना थोड़ा वो हेल्प कर देता है कि कौन पॉलिटिकल लीडर किस आइडियोलॉजी से रिलेटेड था, या थोड़ा ना थोड़ा हेल्प करता है। बट मैंने इंडियन पॉलिटिकल थॉट के लिए किसी भी बुक को रिकमेंड नहीं किया, या मैंने नहीं पढ़ा। बस सुब्रा मैम के 30 से 40 पेज के नोट्स हैं, ये पीडीएफ में अवेलेबल है, नेट पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इंडियन पॉलिटिकल थॉट के लिए मैंने बस
वहीं से जो जो लिखा हुआ था, जो उनके नोट्स में है, वो कंप्लीटली मेरे लिए, हो सकता है किसी और के लिए वो कंप्लीट नहीं होगा, बट मेरे लिए इंडियन पॉलिटिकल थॉट वो जो मैंने कवर करा वो सुब्रा मैम के नोट से करा। यहाँ तक क्लियर है? अगर क्लियर है तो आप ये यहाँ पे कमेंट में लिख दें ताकि मैं आगे बढ़ जाऊँ। ओके, 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 चलिए यहाँ से हम आगे। दो चीज मैंने क्लियर करा अभी तक, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, इंडियन पॉलिटिकल थॉट। और यहाँ पे मैं एक सजेशन देना चाहूँगा कि आप जब शुरू करते हो अपनी प्रिपरेशन को, तो आप वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ से आपको कई सारी चीज़ें आपको जानकारी मिल जाएंगी, जैसे कि थॉट क्या है, कैसे शुरू हुआ, किस तरीके से हमें लर्न करने हैं, तो ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर आते हैं आइडियोलॉजी पे। आइडियोलॉजी के लिए मैंने जो प्रोमिनेंट वे में जो फोकस किया, जैसा कि वसुधा ने भी कहा था, ओपी गवा, इट्स एन अल्टीमेट बुक। अगर आप इसमें ये क्या है ना, ये अमेलगमेशन है। अगर आप इसमें आप थ्योरी भी कर सकते, थ्योरी के भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, और आइडियोलॉजी को भी एक अच्छे वे में समझा दिया गया है। और नहीं तो आप एंड्रयू हेवुड्स को भी फॉलो कर सकते हो, मैंने ओपी गवा को बस फॉलो किया। और तो अभी वेस्टर्न